नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए ये उनका नया नारा बन गया है। अब उनकी सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं, 9 साल पूरे होके सिर्फ 9 महीने बाकी हैं। आप उनसे ये सब कुछ मत पूछिए कि आपने पिछले 2014 से अब तक का 2 बार जो मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें आपने क्या कुछ लिखा था और कितना कुछ पूरा हुआ। ये सब भूल जाइए, अब नए दौर की इबारत लिखी जा रही है, क्योंकि नए भारत में एक देश में एक कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। नाम तो सुना होगा। ये नाम आप नहीं भी सुनना चाहें तो आपको सुनना पड़ेगा। फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, अगर यहाँ से भी बच गए आप तो व्हाट्सएप पर आपके पास धुआंधार बारिश हो रही होगी, बमबारी हो रही होगी कि आखिर यूसीसी कितना ज़रूरी है। आज़ाद भारत के इतिहास में एक देश में एक कानून होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी समझिए, आपके मणिपुर में इस वक्त 2 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसी हिंसा वहाँ हो रही है जिसको पूरी दुनिया के अखबार ये कह रहे हैं कि भारत के एक राज्य में गृह युद्ध हो रहा है। टमाटर के दाम इस कदर ऊंचे हो चुके हैं कि जो गृहिणियाँ हैं घर में, वो सब्जी नहीं बना पा रही हैं। गरीब आदमी परेशान है। एक सब्जी दाल खा लिया करता था, वो भी नहीं खा पा रहा है। अगर टमाटर भी खरीद लाया तो जो रसोई गैस है वो इतनी महंगी हो गई है कि उसको पकाना मुश्किल है। यानी दाल खरीद ली, अगर टमाटर भी खरीद लिया तो उसे पका नहीं पाएगा। लेकिन ये सब आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए तमाम चीज़ें आप ताक पर रख दीजिए, क्योंकि अब्दुल परेशान हो रहा है। क्या इतना सुख काफ़ी नहीं है? अब ये देखिए, अब लॉ कमीशन जो है हमारा 22वां लॉ कमीशन, उसने आम लोगों से कहा है और साथ ही जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से उनसे कहा है कि अपने विचार, अपने ओपिनियन भेजें कि वो क्या समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक ऐसा कानून जिसमें जाति, धर्म, इस सब के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा। यानी किसी भी तरीके से आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, किसी भी पंथ के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन शादी, ब्याह, तलाक, बच्चे को गोद लेना, इसके अलावा इनहेरिटेंस या फिर मैं कहूँ विरासत, ज़मीन जायदाद के जो विरासत का मामला है, उस सब में एक ही लॉ अप्लाई होगा। अब यहाँ खुशी ये जाहिर की जा रही है तमाम जगह, अगर आप देखें तमाम सोशल मीडिया पे, कि देखिए पहले हमने आपसे 3 तलाक का अधिकार छीन लिया, मुस्लिम पुरुषों से पहले 3 तलाक का अधिकार छीन लिया और अब 4 बीवियों का अधिकार भी छीन लेंगे। तो या तो मुस्लिम पुरुषों से 4 बीवी से शादी करने का अधिकार छीना जाएगा, या फिर जो गैर मुस्लिम हैं यानी कि हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, उनको 4 बीवियों का अधिकार मिलेगा। अब मन में कुछ लड्डू तो ज़रूर फूट रहा होगा कि चलिए 4 बीवी का अधिकार हमें मिल जाएगा। ये सवाल मत पूछिए कि 4 बीवियों का खर्चा कौन उठाएगा, 4 बीवियों से जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको खाना कौन खिलाएगा, इसके अलावा उनको स्कूल कौन भेजेगा, जब वो बड़े होंगे तो उनकी नौकरी का इंतज़ाम कैसा होगा। जैसे मैंने कहा कि अब्दुल परेशान है, बस इतना काफ़ी है, इतना सुख मिलता रहे। तो जब लॉ कमीशन ने ये रिकमेंडेशन, ये रिपोर्ट जारी की और इसके अलावा लोगों से ओपिनियन यानी उनकी राय के बारे में पूछा, तो नरेंद्र मोदी जी ने भरी सभा में ये कहा कि उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि मुस्लिम जो उनकी बहनें हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो। और एक परिवार में अगर अलग अलग कानून होगा तो परिवार कैसे चलेगा? आइए सुन लेते हैं उनको। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो एक देश और एक कानून, जी हाँ, 21वीं सदी के भारत में यही होना चाहिए। समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और साथ ही समान नौकरी के अवसर,
यानी सामाजिक बराबरी, ये सब कुछ हम हासिल कर चुके हैं। धर्म के आधार पर अब भारत में भेदभाव नहीं होता। अब धर्म के आधार पर लिंचिंग नहीं होती। धर्म संसदों से अब एक समुदाय के नरसंहार और उनकी महिलाओं के बलात्कार की चीत्कार आप नहीं सुनते। धर्म के आधार पर आप दंगे नहीं होते। धर्म के आधार पर एक समुदाय के घर नहीं जलाए जाते। धर्म के आधार पर उस समुदाय के लोगों की हत्या नहीं होती। धर्म के आधार पर अब लिंचिंग भी नहीं होती। धर्म के आधार पर अब पुलिस का डंडा नहीं चलता। धर्म के आधार पर एक समुदाय के लोगों को हवालात में जेल की सज़ा नहीं काटनी पड़ती। धर्म के आधार पर अब एक समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोज़र नहीं चलता। धर्म के आधार पर अब किराए के मकान देने से इनकार नहीं किया जाता, और ना ही धर्म के आधार पर अब नौकरी देने से इनकार किया जाता है। और धर्म के आधार पर अब भाजपा, जो बीजेपी है, वो एक धर्म के लोगों को टिकट देने से इनकार नहीं करती। ये तमाम तरह की जो बराबरी है, ये सब कुछ अब हम हासिल कर चुके हैं। अब आखिरी चीज़ जो बाकी है वो है धर्म के आधार पर जो पर्सनल लॉज हैं, शादी, ब्याह, तलाक और विरासत के तमाम मुद्दे, इनको सुलझा दिया जाए। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि एक ऐसी पार्टी जिसने पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा भारत को, इस देश को बांटा है, वो एकता की बात कर रही है, वो जोड़ने की बात कर रही है। सबसे ज़्यादा हास्यास्पद यही बात है कि आप ये देखिए कि पहले ट्रिपल तलाक को लेकर मुद्दा चला, उसके बाद सीए आया, उसके बाद आर्टिकल 370, फिर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लगता है तमाम तरह के जो कमान में तीर थे वो निकाले जा चुके हैं। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी और भाजपा को ये विश्वास नहीं है कि वो ये चुनाव जीत पाएंगे, और इसीलिए अब आखिरी ब्रह्मास्त्र को निकाला जा रहा है, वो है यूसीसी। वो सबके समझ में आ रहा है। ये बात हो रही है कि अब यूसीसी के जरिए देश को एक किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर इस मामले को अगर सीधे तौर पर समझा जाए तो ये कहा जा रहा है कि जो एक आखिरी फांस लगी हुई थी कि जो उत्तर पूर्व का इलाका है, वहाँ खासकर जो आदिवासी समुदाय है उनको भी लेकर, आप जानते हैं भारत में अगर मुस्लिम लॉ है तो हिंदू लॉ भी है। ट्राइबल्स जो हमारी आदिवासी समाज है, उनके भी अलग अलग शादी, ब्याह, तलाक और विरासत के कानून हैं अलग अलग बने हुए। यानी एक ही झंडे के अंदर, एक ही संविधान के अंदर सबको अपनी मर्जी से जीने का हक है। कुछ ही देर में आपको ये भी बताऊंगी कि लॉ कमीशन ने खुद इस बात को कहा है कि हम सेक्युलरिज्म के नाम पर या नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर बहुलता या प्लुरलिज्म को हम दबा नहीं सकते, क्योंकि उसी से भारत में या किसी भी समाज में जो लोगों की अलग अलग पहचान है वो तय होती है। लेकिन वो लॉ कमीशन दूसरा था, ये लॉ कमीशन दूसरा है। उस लॉ कमीशन ने इस बात से इनकार किया कि वो यूसीसी को रेकमेंड नहीं किया, लेकिन ये लॉ कमीशन अब ये कह रहा है कि अब अपने ओपिनियन आप इस पे भेजिए। तो मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि अब ये कहा जा रहा है कि अब जो नॉर्थ ईस्ट है यानी आदिवासी है, उनको इससे बाहर रखा जाएगा, उनको इससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा, और सिर्फ ज़ाहिर तौर पर अब सीधे एक समुदाय पे निशाना साधा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि देखिए, एक समुदाय जो है वो 3 तलाक देता है, एक समुदाय 4 शादी करता है, पिछड़ा हुआ है, महिलाओं को दबा कर रखता है, और एक समुदाय को, खासकर बहुसंख्यक समुदाय का जो धर्म है, उसको ये बताया जा रहा है कि वो काफ़ी प्रगतिशील है। इस सब के बावजूद जो लॉ कमीशन ने, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी कि किस तरीके से लॉ कमीशन ने ये कहा कि मुस्लिम लॉ के जो खासकर एस्पेक्ट्स हैं उनको नज़र में लाना चाहिए। मेहर का जो खासकर कॉन्सेप्ट है, और जो 1/3 प्रॉपर्टी देने का जो मुस्लिम लॉ का महिलाओं को प्रॉपर्टी देने का जो प्रोविज़न है वो प्रगतिशील है। मेहर यानी कि शादी के वक्त में जब एक पुरुष और एक महिला का जब निकाह होता है तो उसी शादी की रात को या फिर लड़की की इजाज़त लेकर आगे के दिनों में, आगे के आने वाले महीनों या सालों में एक बंधी हुई रकम होती है जो लड़की को दी जाती है लड़के की तरफ से। एक तरह की ज़मानत होती है कि बुरे दिनों में उसके लिए काम आएगी। और अगर तलाक होती है, अगर पुरुष तलाक देता है या उनके बीच तलाक होती है, महिला और पुरुष के बीच, तो ये मेहर की जो रकम है ये लड़की को दी जाती है। कुछ समुदायों में इस बात का भी चलन है कि मेहर के तौर पर ज़मीन जायदाद भी दे सकते हैं, घर नाम कर सकते हैं, खेत बाग ज़मीन भी नाम की जा सकती है, जेवर भी दिया जा सकता है। तो सीधे तौर पर ये देखा जाए कि अब जब एक कानून की बात हो रही है तो यूसीसी आखिर ये भला क्या है, यूसीसी होता क्या है? यह भी हमारे सामने कोई ड्राफ्ट नहीं है
कि जो दीवानी कानून है, यानी कि जो सिविल लॉ है, उसके कितने प्रोविजंस, कितने अलग अलग पहलुओं को ये यूसीसी छुएगा, अभी ये भी हमें नहीं मालूम है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने कहा कि एक तो पूरे तरीके से जो ध्रुवीकरण है धार्मिक आधार पर वो करने की कोशिश होगी, इसके अलावा विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की भी एक कोशिश होगी। अब कांग्रेस पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो ये कह सकती है कि महिला अधिकारों के वो विरोध में खड़ी हुई है? क्या वो उसको स्टैंड लेना ही होगा, इस पे उसे अपना पक्ष बताना ही होगा? एक तरफ अपना पक्ष बताए तो मुश्किल में है, एक तरफ अपना पक्ष ना बताए तो मुश्किल में है। सीधे तौर पे विपक्ष को, क्योंकि मीडिया जो हमारी मौजूदा सरकार है, मीडिया का जो बेशतर हिस्सा है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। पूरे जो नैरेटिव है, पूरा जो विमर्श है, उसको एक ही तरीके से गढ़ने के लिए। तो अब ये देखना है कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जो महिला अधिकारों की बात कर रही है, और अभी भी देखिए आप हफ्तों से, महीनों से जो महिला पहलवान है हमारी, वो बराबरी के अलावा वो बाकायदा यौन शोषण का आरोप लगाया उन्होंने, और हफ्तों तक यहाँ जंतर मंतर पर पड़ी रहीं। उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था, ना महिला मंत्री बीजेपी के, ना पुरुष मंत्री। और वो सरकार, वो पॉलिटिकल पार्टी अब ये कह रही है कि महिला अधिकारों की बात कर रही है। 100 दिनों तक शाहीन बाग की औरतें ठंड में बाहर पड़ी रहीं, अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर। उनमें से कई सारी ऐसी लड़कियां और औरतें हैं जो अभी भी जेल की सज़ा काट रही हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, वो कह रही है कि महिला अधिकारों की बात कर रही है। तो आने वाले दिनों में, अगले 9 महीने में आपको रोज़गार की बात सुनाई नहीं देगी, आपको महंगाई की बात सुनाई नहीं देगी, स्मार्ट सिटीज़ की बात सुनाई नहीं देगी। तमाम तरह से जो भारत के विकास के जो कार्यक्रम, जिन सब का वादा 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में किया गया था, वो सब सुनाई नहीं देगा। अब जो गूंज है वो यूसीसी की होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।